हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन सिंह और आज हम जो है वो इन्फ्लेशन के बारे में सीखेंगे। और एक चीज़ और है जो आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज जो है वो शुरू की है, जिसमें हम लोग इकोनॉमी का जो भी कुछ न्यूज़ में रहता है उसको कवर करेंगे और इजी वे में आप सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेजरली जो हमारा रहने वाला है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इनको फोकस में रख के हमारा रहने वाला है। प्लस ये भी है कि अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इन चीज़ों का बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है। राइट नाउ एक चीज बहुत ज्यादा न्यूज में है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज्यादा हो गई है, यानी कि 6.2% पे हो गई है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि सर ये कंसर्न क्यों है एक इकोनॉमी के लिए, ऑपोजिशन इस चीज को क्यों आगे लेके जा रहा है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का इसके बारे में क्या कहना है, इकोनॉमिस्ट जो हैं जैसे रघुराम राजन हो गए या फिर और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी सोच इस बारे में क्या है कि आगे चल के इकोनॉमी में क्या होने वाला है, और लोग इस चीज से चिंता में क्यों है कि रेपो रेट आने वाले समय में इंक्रीज नहीं करेगा, उतना का उतना ही रहेगा। इन सब चीजों को जानेंगे। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि सर इन्फ्लेशन क्या होता है। क्या बोला मैंने? इन्फ्लेशन जो है वो क्या होता है। एक चीज को समझिए, 1950 और उसके बाद समय आ गया 1970 का, और उसके बाद समय आ गया सन 2016 का। सन 2016 में मान लीजिए आपके पास एक कार है, क्लियर ऑन दिस, और इसका जो प्राइस है मान लो 1 लाख रुपीज है। लेकिन अगर समय में पीछे चले जाएं तो उस समय इसी का जो प्राइस होगा वो हो सकता है 50K के आसपास हो, इसी का जो प्राइस है हो सकता है उससे भी कम हो। अब जैसे मैंने कार की एग्जांपल ली है वैसे ही कुछ और एग्जांपल ले लो। ये पेन की एग्जांपल ले लो। ये पेन जो है वो 1950s में मान लो 10 रुपए का मिलता था, 70s में 20 रुपए का हो गया, और सन 2016 में जो है 100-200 रुपए का हो गया। तो एक्चुअल में क्या चीज हो रही है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि समय के साथ चीजों के जो प्राइस हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। समय के साथ चीजों के प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और इसी चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है, मनी की जो वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होती है। ये दोनों क्यों होती है? क्योंकि प्राइस जो है वो समय के साथ इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। प्राइस के इंक्रीज होने से परचेजिंग पावर कम होना, किन चीजों की? जो चीजें हम नॉर्मली अपने रोजाना लाइफ में खरीदते हैं, परचेजिंग पावर का कम होना, और करेंसी की जो परचेजिंग पावर है उसका कम होना, करेंसी की वैल्यू का कम होना, इस चीज को नाम दिया गया है इन्फ्लेशन। क्लियर ऑन दिस? अब इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं और डेफिनेशन के बाद समझते हैं आगे की चीजें। देखिए इधर, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चीजों के जो दाम हैं उनके प्राइस में ग्रेजुअल इंक्रीज आना, इसी का नाम इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन के चलते होता क्या है? डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर जो मनी की है वो क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है। और इसी के चलते क्या होता है, करेंसी जो पहले ज्यादा चीजें बाई कर सकती थी अब वो कम चीजें बाई कर पाती है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर इन्फ्लेशन जो है वो अगर हम इतना सा याद कर लेते हैं तो क्या हमारे लिए इजी हो जाएगा एग्जाम देना? तो मेरा आंसर होगा नहीं। पहले समय में एग्जाम जो है वो डेफिनेशन के ऊपर आता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप यूपीएससी देखेंगे, आप स्टेट पीसीएस देखेंगे, एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आता है। इन्फ्लेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी में ही 2-3 साल पहले पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि इन्फ्लेशन के चलते किन लोगों को फायदा होता है और किन लोगों को नुकसान होता है। इस चीज को समझते हैं। इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहले आम लोग, इंडिविजुअल्स। सेकंड एसेट होल्डर, यानी जिन लोगों के पास एक बड़ा जमीन का हिस्सा है, जिनके पास सोना बहुत ज्यादा है, या फिर जिनके पास कुछ ऐसा बहुत ज्यादा है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है पैसों में, तो एसेट होल्डर्स। और तीसरे वाले कौन से होते हैं? बिजनेस। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स में एक सेक्शन को फायदा होगा, गेन करेंगे,
दूसरा सेक्शन जो है वो नुकसान होगा, लूजर होंगे। पहली चीज, पहले ये समझते हैं लूजर कौन कौन होंगे। इंडिविजुअल में लूजर पहले वाले कौन से होंगे, सेवर्स, जो नॉर्मली सेविंग कर रहे हैं, एक एक करके बताऊंगा। दूसरे फिक्स्ड इनकम वाले लोग, ठीक है, कौन से वाले, फिक्स इनकम वाले लोग। और तीसरे वाले कौन से होंगे, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं। अब एक एक करके समझो। इंडिविजुअल्स में, लूजर में सबसे पहले कौन से हैं, सेवर। जो व्यक्ति अपना पैसा सेव कर रहा है उसको लॉस होगा। कैसे, मैंने अभी डिस्कस किया ना इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में, क्या चीज डिस्कस की है मैंने, कि वही करेंसी जो पहले ज्यादा चीजें खरीद सकती थी आज वो कम चीजें खरीद पा रही है, तो लॉस हुआ या नहीं हुआ, हुआ। सेवर के केस में आपको समझ आया, क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट, फिक्स इनकम। मान लो मेरी जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है हर मंथ की। अगर मेरी सैलरी 10,000 है एवरी मंथ की, अब अगले महीने क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गई। इन्फ्लेशन जो आई है मान लो 10% हो गई, यानी कि चीजों के दाम जो है वो पिछले महीने के कंपैरिजन में 10% इंक्रीज कर गए। लेकिन मेरी जो सैलरी है वो तो फिक्स है, वो कितनी है, 10,000। मेरी सैलरी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इसी चीज के चलते जो है वो क्या होगा, मुझे लॉस होगा। यानी कि फिक्स इनकम वाले लोगों को भी लॉस होता है। नेक्स्ट, नॉर्मल कंज्यूमर। नॉर्मल कंज्यूमर को तो लॉस होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर रोजाना प्राइस इंक्रीज करते रहेंगे तो नॉर्मल लोग जो है वो लॉस करते रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ गया गेन, किसको होगा, बोरोअर। जिन लोगों ने किसी भी पर्सन से पैसा उधार ले रखा है, जिन लोगों ने किसी भी व्यक्ति से पैसा उधार ले रखा है उनको फायदा होगा। एग्जाम्पल, मान लो मैंने पिछले साल किसी पर्सन से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। अब मैंने उस 1 लाख रुपए से क्या किया था, मैंने मशीन खरीद ली थी। मैंने जो मशीन खरीदी है उसकी कीमत भी 1 लाख रुपीज की है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अब मान लो अगला साल आ गया, अगले साल में क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गई। अब वो जो मशीन मैंने पिछले साल कितने की ली थी, 1 लाख की ली थी, आज की डेट में वही मशीन जो है वो कितने की मिलती है, 2 लाख की मिलती है। अब अगर मैं पिछले साल वाली जो 1 लाख की मशीन मैंने खरीदी थी उसको सेकंड हैंड भी 50,000 रुपये बेच दूं, फिर भी मुझे फायदा होगा, फिर भी मुझे फायदा होगा, क्योंकि आज उस मशीन की वैल्यू ज्यादा हो चुकी है। क्लियर ऑन दिस। परचेजिंग पावर करेंसी की कम हुई है, लेकिन चीजों के दाम जो है उसमें भी इजाफा जो है वो देखा गया, लेकिन जो एसेट की अपनी खुद की वैल्यू है वो कम नहीं हुई। इस चीज के चलते बोरोअर्स को जो है वो फायदा होता है। नेक्स्ट, एसेट होल्डर। अब एसेट की एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो करेंसी जो है वो लगातार नीचे चली जा रही है, लोगों को करेंसी पे भरोसा कम होता है। लोगों को ज्यादा भरोसा किस पे होता है, लोगों को ज्यादा भरोसा होता है जमीन पे। अगर मान लो इंडियन रुपीस जो है वो लगातार कई सालों से कम होता चला जा रहा है, इस चीज के चलते क्या होगा, लोग करेंसी को सेव नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में तो लॉस हो रहा है। लोग क्या खरीदेंगे, या तो जमीन खरीद लेंगे उस पैसे से, या फिर उस पैसे से क्या खरीद लेंगे, कोई ऐसी चीज खरीद लेंगे जिसके प्राइस जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएशन में ना आए। इसी वजह से कोई भी करेंसी में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा आता है तो उनकी करेंसी क्रैश करने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, उनकी करेंसी क्रैश करने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एसिड होल्डर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। जो लोग एसिड होल्डर्स हैं, इन्फ्लेशन आने के बाद उन लोगों को फायदा होता है। क्यों फायदा होता है, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास एसिड्स है। और अगर पैसे की वैल्यू नीचे हो रही है, एसिड की वैल्यू ऊपर होती है, लोग फिर पैसे के ऊपर नहीं खेलते, पैसा सेव नहीं करते, एसिड की तरफ भागते हैं। अगर एसिड की तरफ भागेंगे, एसिड की डिमांड ज्यादा होगी, और अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो उसके प्राइस ज्यादा होंगे। अगर प्राइस ज्यादा हो रहे हैं, जो व्यक्ति उसको होल्ड करता है उसको फायदा होगा, बाकियों को नहीं होगा। तो इस चीज के चलते एसिड होल्डर्स को क्या होता है, फायदा होता है। अब बिजनेस आ गया। बिजनेस में दो तरीके के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है मोनोपोली, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर बात करूं तो एक बिजनेस वो होता है जिसमें प्राइस आपके हाथ में नहीं है, जिसमें प्राइस जो है वो मार्केट फिक्स करती है। मान लो आपकी कोई दुकान है और वही सेम दुकान जो है वो 10 लोगों ने आपके आसपास खोल रखी है। अब आपका जो प्राइस होगा वो आप अपनी मर्जी से प्राइस नहीं कर सकते। जो उस चीज का वैल्यू चल रही है बाजार में, आप उससे उतना ही प्राइस ले सकते हो। अब इस केस में जो है प्राइसिंग बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, लॉस होगा।
क्योंकि अगर चीजों के दाम इंक्रीज हो जाते हैं तो कंज्यूमर वो चीजों को खरीदना बंद कर देंगे या उन चीजों को किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उनकी बजाय किसी और खरीदने लग जाएंगे। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके हाथ में होते हैं उनके प्राइसेस, उनको जो है वो इसमें क्या होगा, फायदा होगा। यूपीएससी ने इन्हीं स्टेटमेंट्स को, जो मैंने डायग्राम बनाई है आपके सामने, इन्हीं में से एक एक लाइन रख के क्वेश्चन पूछा था, और ऐसे ही क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। इस जो मैंने आप लोगों को समझाया है इसको सिंपल भाषा में, इंडिविजुअल्स उसमें किसको गेन हुआ, बोरोअर्स को, और लॉस किसको हुआ, सेवर्स को हुआ, फिक्स इनकम वालों को हुआ और कंज्यूमर्स को हुआ। रियल एस्टेट या एसेट होल्डर्स को क्या होता है, फायदा होता है। बिजनेसमैन में दो पॉइंट्स हैं इसके, कौन से, जिनके पास प्राइसिंग की पावर है उनको क्या होगा, फायदा होगा, हमेशा ही फायदा होगा चाहे इन्फ्लेशन आए चाहे ना आए। और एक बिजनेस वो है जिसमें एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है, उनको उतना ही पैसा देना होगा, उनको जो है वो क्या होगा, लॉस होगा। तो उम्मीद करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में इतना जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, किनको फायदा किनको नुकसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर इन्फ्लेशन को क्या मेजर किया जा सकता है, यानी क्या इन्फ्लेशन को नापा जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, इन्फ्लेशन को नापा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने ये देखा गेन भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, लेकिन गेन कम लोगों को हो रहा है, लॉस ज्यादा लोगों को होता है। तो क्या सरकार या फिर कोई बैंक ऐसी कोई पॉलिसी है जो बनाता है जिसके चलते ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो? तो इसका आंसर है यस, आरबीआई जो है वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सन 2016 के बाद एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, जिसमें लगभग 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर इसमें बैंक के होते हैं, आरबीआई के, और 3 लोग जो है इसमें किसके होते हैं, सरकार के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। ये 6 के 6 लोग बैठते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, और ये देखा जाता है कि भारत में इन्फ्लेशन क्या चल रही है, और उसी चीज के चलते 2 चीजें डिफाइन की जाती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक है रेपो और एक है रिवर्स रेपो। तो ये 2 चीजें जो है वो किसमें फिक्स की जाती हैं, एमपीसी में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में फिक्स की जाती है। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज को जो है वो लिखा गया कि इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो देखा जाएगा। इस केस में क्या होगा, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 लोग आरबीआई के होते हैं, 3 लोग सरकार के होते हैं। दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है भारत में कितनी चल रही है, और उसके आधार पे आगे डिसीजन लेते हैं कि लोन जो है वो कितने रेट पे देने हैं, अदर चीजों है उन पे क्या क्या चीजें फिक्स रखनी है। इस रेंज को जो रखा गया है वो 4+-2 रखा गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2% से लेके 6% तक अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो वो इकोनॉमी के लिए सही है। इतनी इन्फ्लेशन जो है वो इसको देखा जा सकता है। अगर उससे एक्सीड कर देता है, यानी कि 6% से ऊपर हो जाता है और 2% से नीचे हो जाता है, तो वो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। उसके लिए उनको डिसीजन जो है वो लेने होंगे। राइट नाउ जो मैंने सबसे पहले पेज पे न्यूज निकाली थी उसमें यही लिखा था कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.2% से ज्यादा हो गई है, यानी कि वो ज्यादा लोगों को नुकसान करेगी। अब इसी चीज के चलते इन्होंने एक और चीज लिखी थी, इन्होंने लिखा था रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको भी आगे चल के समझेंगे, लेकिन इससे पहले समझना ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सर इन्फ्लेशन जो है उनकी कुछ मेजर करने की कुछ टाइप्स भी हैं। तो इसका आंसर है यस। पहला जो है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। दूसरा जो है इसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। दोनों को समझो ध्यान से, क्या होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्या होता है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाती हैं, यानी कि जिनके प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, जैसे कि फूड प्लस फ्यूल। अब अगर मैं जितनी भी चीजें मार्केट में है, मार्केट में जाऊं, जितनी भी चीजें हैं सबकी लिस्ट बनानी शुरू कर दूं और उनके बारे में डिस्कस करूं कि इसके प्राइस पिछले महीने इतने थे, इस महीने इतने हो गए हैं, और जिसमें मैं हर चीज जो है वो डिस्कस करूं, चाहे वो खाना हो चाहे वो फ्यूल हो कुछ भी हो, इन सब चीजों को जब मैं डिस्कस करता हूं और इसके बारे में एनालिसिस करता हूं कि कितना इंक्रीज आया, इसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन।
यानी कि जिसमें सभी चीजों को लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर इससे पहले जो लिखा गया था वो लिखा गया था रिटेल इन्फ्लेशन, क्या ये सेम होता है? तो मेरा आंसर होगा ये इक्विवेलेंट होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट होती है। यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? जो नॉर्मल कंज्यूमर को प्राइस पे करना पड़ रहा है किसी भी चीज को खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। और ये इक्विवेलेंट किसके हैं? ये हेडलाइन इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट है। और इसमें क्या चीजें ऐड ऑन की गई हैं? इसमें बाकी चीजें तो हैं ही हैं, प्लस फूड एंड फ्यूल प्राइस भी हैं। इसकी एग्जांपल लेता हूं। मान लो ईरान और इराक में वॉर चल रही है। अब अगर वॉर चल रही है तो इसके चलते क्या होगा? ऑयल के प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे। ऑयल के प्राइस इंक्रीज करेंगे। भारत जो है वो खुद ऑयल नहीं बनाता, वो बाहर से मंगवाता है। अब भारत को ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे उस ऑयल को मंगवाने के लिए। अगर ज्यादा पैसे पे किए तो भारत में कंज्यूमर के ऊपर भी उस चीज का बदल जाएगा, और इसी चीज के चलते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्रीज आएगा। और अगर उसमें इंक्रीज आया तो वेजिटेबल्स के दाम और सब्जियों के, इन सब चीजों के दाम में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसको इक्विवेलेंट इन्फ्लेशन के आसपास भी बोलते हैं। आरबीआई के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, और वो जो है वो इसी को कंसीडरेशन में लेके आता है जब उसको अपने रेपो और रिवर्स रेपो रेट जो है वो फिक्स करने होते हैं। अब अगर हमने कोर इन्फ्लेशन की तरफ जाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इसमें से इन दो चीजों को माइनस कर दो, यानी कि खाना और फ्यूल के प्राइस इनको माइनस कर दो, तो हम कहां पे आ जाएंगे? हम लोग आ जाएंगे कोर इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन में इंडिया की पॉलिसीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें कोर इन्फ्लेशन को ज्यादा देखना होता है, लेकिन पॉलिसी मेकर जो है वो इसको भी कंसिडरेशन में लेके आता है, क्योंकि ये सीधा सीधा किसको इम्पैक्ट करता है? नॉर्मल कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट करता है। क्लियर ऑन दिस? उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आ गया होगा। अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट इसमें दो चीजें आई थी, इसमें क्या क्या आया था उसको समझते हैं। इसमें आया था रेपो और रिवर्स रेपो, दोनों को ध्यान से समझिए। अब मान लो ये इंडिया है, इंडिया में रिसोर्सेज जो है वो इतने हैं, और इन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पे इंडिया में जो करेंसी बनाई गई है, यानी कि करेंसी जो क्या की गई है, बनाई गई है, वो इसके बराबर है। यानी कि इतने से रिसोर्सेज को इतनी करेंसी जो है वो खरीद सकती है। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट मैंने क्या किया? मैंने इस करेंसी को इंक्रीज कर दिया। करेंसी पहले इतनी बनाई गई थी, अब करेंसी जो है वो इतनी ज्यादा है। करेंसी जो है वो इतनी ज्यादा है। पहले इतने रिसोर्सेज के लिए इतनी करेंसी थी, यानी इतने पैसे से इतने रिसोर्सेज को खरीदा जा सकता था। लेकिन अब रिसोर्सेज तो उतने रहे, लेकिन जो करेंसी है वो ज्यादा हो गई। अब उसके चलते क्या होगा? इतनी ज्यादा करेंसी से उन्हीं रिसोर्सेज को खरीदा जाएगा। जैसे कि एक पेन है, मान लो फर्स्ट पर्सन बोलेगा मैं उस पेन के 10 रुपए दूंगा, सेकंड बोलेगा 20 दूंगा, तीसरा वाला बोलेगा 100 रुपए ही दे दूंगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रिसोर्सेज और करेंसी के बीच में पहले एक बैलेंस था, ये बैलेंस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि करेंसी ज्यादा होनी शुरू हो गई। अब उस चीज के चलते चीजों के क्या होने शुरू हो गए? प्राइस जो है वो राइज करने शुरू हो गए, और इसी चीज के चलते करेंसी क्रैश करती है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो समझ आ गया होगा। इसी की चीज के लिए आपको एक केस स्टडी देखनी होगी। ठीक है। अब एक ऐसा भी देश था जो साउथ अमेरिका में आता है, उस देश में यही चीज की गई थी। उन देश के लोगों ने जो है वो सरकार से बोला, और आरबीआई उनका जो सेंट्रल बैंक था उसने करेंसी बहुत ज्यादा इशू कर दी। अब उस चीज के चलते वहां पे चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए। अब उन चीजों के प्राइस जब इंक्रीज के, वहां की करेंसी क्रैश कर गई। अब उस देश को फिर क्या करना पड़ा? यूएस की जो करेंसी है उसको अपनी करेंसी मानना पड़ा, और वैसे सिस्टम चलाना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब आ गया रेपो और रिवर्स रेपो, दोनों में क्या डिफरेंस है? रेपो रेट क्या होता है? ये मान लो क्या है? आरबीआई है, और ये मान लो क्या है? बैंक है कोई, और ये क्या है? नॉर्मल
पब्लिक है। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द बैंक। आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंकों को लोन देता है उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्लियर ऑन दिस? अब बैंक को जिस हिसाब से लोन मिला किससे? आरबीआई से, बैंक आगे अपने कंज्यूमर्स को भी, कस्टमर्स को भी उसी हिसाब से लोन देगा। एग्जाम्पल मान लो आरबीआई ने लोन जो दिया है किसको? बैंक को। वो कितने में दिया है? 4% पे दिया है। और बैंक आगे कंज्यूमर को जो लोन दे रहा है वो कितने में दे रहा है? 6% में दे रहा है। यानी कि बैंक ने कितना प्रॉफिट कमाया? 2% का। अब इस चीज के चलते होगा क्या? करेंसी सप्लाई, करेंसी की जो सप्लाई है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल, पिछले महीने 4% था रेपो रेट, इसको मान लो इंक्रीज करके 9 पे ले आए। अब इस चीज के चलते इसको भी इंक्रीज करना होगा, इसको इंक्रीज कर दिया 12% से। अब नंबर ऑफ कंज्यूमर जो बैंक से लोन लेंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बैंक से लोन लेने वाले लोग कम है तो इसकी चीज के चलते क्या होगा? बैंक लोन कम दे पाएगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और इन्फ्लेशन जो है, जैसा कि हमने समझा कि मनी सप्लाई इंक्रीज होती है फिर इन्फ्लेशन आती है, क्योंकि ज्यादा पैसे से रिसोर्सेज उनको खरीदना जो है उसकी रेस लग जाती है। अब इसी चीज के चलते क्या होगा? इकोनॉमी नॉर्मल स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि रेपो रेट इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसी को रिवर्स कर देते हैं। जिस रेपो रिवर्स रेपो क्या होता है? बैंक आरबीआई को जिस रेट पे क्या देता है? लोन देता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब क्वेश्चन आएगा कि सर आरबीआई को पैसे की क्या आवश्यकता, वो तो खुद ही पैसा छापता है। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो बैंक के पास दो ऑप्शंस हैं, एक है नॉर्मल कंज्यूमर और एक है आरबीआई। नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो 6% से रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, आरबीआई बोलता है कि 5% से मैं ही दे दूंगा। बैंकों के लिए आरबीआई ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, तो बैंक ज्यादा पैसा किसको दे देते हैं? आरबीआई को दे देते हैं। तो बैंकों के खुद के पास पैसा कम रहता है, किसको देने के लिए? कंज्यूमर को देने के लिए। और अगर खुद के पास पैसा कम है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी और इसी चीज के चलते इन्फ्लेशन कम आएगी। इन्फ्लेशन जो है मनी सप्लाई पे डिपेंडेंट होती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेपो रेट क्या होता है? इज द रेट एट विच कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। बैंक अगर आरबीआई से लोन देता है तो बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके पास रखता है और ये बोलता है कि हम फ्यूचर में इन चीजों को खरीद लेंगे। इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है कि बोरिंग्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। अभी पैसा लेना और ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज हो गया है। बैंकों को खुद को आरबीआई से ज्यादा पैसे पे लोन मिल रहा है, वो आगे लोगों को कम पैसे पे कैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट, बैंक इंक्रीज लेंडिंग रेट, बैंक जो है वो इंक्रीज कर देता है, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और इसके चलते इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है और इसका वाइस वर्सा उस पर डिक्रीज करने पे होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब सेम टू सेम डेफिनेशन, मैकेनिज्म आपको बता दिया, इम्पैक्ट जो है वो उसके क्या होंगे। रिवर्स रेपो अगर इंक्रीज हुआ है तो बैंक जो है वो आरबीआई को अपना पैसा देंगे और इस चीज के चलते मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी? होल्ड में आ जाएगी। ठीक है। अब इन्फ्लेशन जो है वो ना केवल मनी सप्लाई की वजह से आती है बल्कि सप्लाई शॉक्स की वजह से भी आती है। तो डिमांड साइड इफेक्ट होते हैं और इसके सप्लाई साइड होते हैं। डिमांड साइड कब होते हैं? जब लोगों की कंज्यूमर पावर इंक्रीज हो जाती है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है, मार्केट में क्रेडिट जो है वो ज्यादा मिलने लग जाता है, सरकार एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है। लेकिन सप्लाई साइड शॉक कब आते हैं? जैसे कि फॉरेन में मान लो वॉर चल रही है तो वहां से हम कोई वेजिटेबल्स मंगवाते थे, अब वहां वॉर के चलते जो है वो हमें नहीं भेज सकते, तो इस चीज के चलते भी कई बार प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, जिसको जो है वो सप्लाई साइड फैक्टर में रखा गया है। अब राइट नाउ जो न्यूज है, आरबीआई गवर्नर ने ये बोला कि 6.2% है हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन।
इकोनॉमी में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6.2% है। मैंने ये लाइन बोली है जिसमें 4 अक्षर है, रिटेल इन्फ्लेशन। ये आप लोगों को क्लियर है क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट होता है। किन दो चीजों के प्राइस है जो इसमें रखे जाते हैं वो माइनस कर देते हैं, फिर हम कोर इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं। इन्फ्लेशन इटसेल्फ आपको क्लियर है। फिर आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला, इसकी जो वैल्यू है ये 6.2% है। आपको ये भी क्लियर है कि आरबीआई के पास कितनी रेंज है जिसमें वो वैल्यू रख सकता है, और ये उस रेंज में से कितना इंक्रीज कर गया। अब इस चीज के चलते आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि कम लोग लोन ले पाए, और इस चीज के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज सफर करेंगी, और इसी चीज के चलते इकोनॉमी जो है वो दोबारा स्लो डाउन की तरफ चलती जाएगी। तो ये कंसर्न्स हैं जो आरबीआई के द्वारा रखे गए हैं। प्लस ये भी है कि इसका ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये 2-3 महीनों में रिवाइव हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ये फॉरेन शॉक्स की वजह से हुआ ऐसा। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में से हम लोग ऑयल, एडिबल ऑयल लेते हैं, और उन चीज़ों के चलते मेजरली जो इन्फ्लेशन देखने को मिली है वो फूड प्राइस के चलते देखने को मिली है, और सप्लाई साइड के देखते चलते मिली है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से कहीं ना कहीं संबंधित है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं तो इंडियन इकोनॉमी जो है दोबारा उसमें रेपो रेट को और ज़्यादा कम किया जा सकता है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बूस्ट मिल पाए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आए। थैंक यू।